Good morning students, welcome to the Elite session. Today in this video I will teach you all history from class 10th ICSE board, and here I will take chapter number 3, that is first phase of the Indian national movement. But here we will start with the second part because first part has already been made. Link is there in description box, you can go through it. तो हम लोगों का सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है वो है डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मे बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. तो यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट का डिमांड जो है वो पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन है. तो हम लोग वेरी फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. द अर्ली नेशनलिस्ट वांटेड अ लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री. तो अपनी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसमें अर्ली नेशनलिस्ट को लार्जर शेयर चाहिए था. दे बिलीव दैट इवेंचुअली इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट. और इन लोगों का ये बिलीव था कि लास्टली इंडिया को डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ मूव करना चाहिए. However, they did not ask for immediate achievement of their goal as they feared that the government would suppress their activities. तो चूँकि इन लोगों का ये भी एक सोच था कि मतलब कि देन एंड देयर इमीजिएट एक्शंस नहीं लेना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसमें इस बात का डर है कि गवर्नमेंट जो है उन लोगों का प्लान को, उन लोगों की एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है, वो क्रश कर सकता है. दे देयरफॉर एम्ड एट विनिंग फ्रीडम थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस. तो देखिए लास्टली फ्रीडम तो अचीव करना ही था, तो ये लोग चाहते थे कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से वो लोग फ्रीडम को अचीव करें. सो दे मेड द फॉलोइंग डिमांड्स. तो इन्होंने कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखा. जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया एबोलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल, मतलब कंप्लीट कैंसलेशन ऑफ इंडिया काउंसिल. देन सेकंड पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस. मतलब आपके एरिया वाइज भी अगर देखा जाए और सेंटर पे भी देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया जाए. देन आपका थर्ड में इंक्रीज इन द मेंबरशिप ऑफ इंडियंस by including some members elected by local bodies like chambers of commerce and universities etc. तो यहाँ पे मेंबरशिप, इंडियन मेंबरशिप्स को इंक्रीज़ करना, इसमें इंक्लूड करते हुए कुछ मेंबर्स को जो इलेक्टेड हो लोकल बॉडीज़ के थ्रू जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटीज़ से, इन दीज काउंसिल्स एंड बाय गिविंग ग्रेटर पावर्स टू देम. और फिर उन लोगों को, जो मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे उन लोगों को ग्रेटर पावर भी मिलना चाहिए. दे डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक पर्स एंड रेज्ड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. और उन्होंने डिमांड किया टैक्स कंट्रोल पे भी, और उन्होंने एक स्लोगन भी लेकर आया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. मीन्स हु डजंट हैव रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट विल नॉट पे द टैक्स. तो जिनका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है वे लोग टैक्स नहीं देंगे. देन आपका फोर्थ पॉइंट हो गया बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी दे मेड अ डिमांड फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. तो स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी का इन लोगों का ये भी डिमांड था, मतलब स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट का भी डिमांड था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, जैसे कि आपका सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का है इन द सेम वे. देन आपका फिफ्थ पॉइंट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड दोज ऑफ द गवर्नर्स. और एक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियंस का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी और गवर्नर्स में भी अगर देखा जाए तो. देन आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. द इकोनॉमिक इशूज़ रेज्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट इंक्लूडेड. तो कौन कौन से इकोनॉमिक इशूज़ है जो यहाँ पे मेंशन्ड है जो अर्ली नेशनलिस्ट की तरफ से रेज किया गया था. वेरी फर्स्ट है आपका रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ पीजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द जमींदार्स. कि लैंड रेवेन्यू को रिडक्शन करना, मतलब लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स वगैरह कम करना. प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द जमींदार्स. जमींदार्स जिस तरीके से अनइक्वल डिमांड्स करते थे पीजेंट्स से, तो पीजेंट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए. देन आपका रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी एंड द मनी द सेव टू बी स्पेंड ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज़ सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन. तो यहाँ पे जो भी आर्मी में एक्सपेंडिचर होता था मनी का, उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, और फिर वो जो मनी सेव हो वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में खर्च हो, जैसे आपका हेल्थ में, एजुकेशन में खर्च होना चाहिए. देन आपका थर्ड में एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज़ ग्रोइंग पावर्टी एंड फैमिन्स. और एक तरह से इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना कि इंडिया में इतना ज़्यादा पावर्टी और फैमिन्स क्यों हैं. देन आपका फोर्थ पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टू पेजेंट्स थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स. और जो पेजेंट्स हैं उन लोगों को मनी प्रोवाइड किया जाए लो इंटरेस्ट के साथ एग्रीकल्चरल बैंक्स के थ्रू. देन आपका डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इरिगेशन, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल. बैंकिंग, इरिगेशन, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, उसका डेवलपमेंट हो. देन आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन, ट्रेड प्रोटेक्शन के थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो. दैट मीन्स हेवी टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि जो गुड्स बाहर जा रहे हैं, जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, उस पर हेवी टैक्स लगाएं. एंड द गवर्नमेंट शुड गिव लोन्स
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। और गवर्नमेंट को लोन भी देना चाहिए आयरन, कोल, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। देन टोटल एबोलिशन ऑफ अ सॉल्ट टैक्स एंड द ड्यूटी ऑन शुगर, और ये जो शुगर एक्ट था और जो सॉल्ट टैक्स था इसको भी कम्प्लीटली एबॉलिस्ट किया जाए। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। तो यहाँ पे क्या है, द अर्ली नेशनलिस्ट मेड द फॉलोइंग डिमांड्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में अगर देखते हैं हम लोग बात करें तो अर्ली नेशनलिस्ट का क्या डिमांड है, तो पहला पॉइंट क्या है, डिमांड्स फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज थ्रू साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज के लिए। देन आपका नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कंप्लीट सेपरेशन हो। दे मेड दिस डिमांड टू प्रोटेक्ट इंडियंस फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्ट्स ऑफ द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी, और इन्होंने ये डिमांड किया था इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमिनेंट एक्ट से, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का। देन आपका थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द पावर्स ऑफ द लोकल बॉडीज़ एंड रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम, और लोकल बॉडीज़ के लिए पावर को इंक्रीज़ कराना और उन लोगों का ऑफिशियल कंट्रोल को भी रिड्यूस कराना। देन आपका फोर्थ में रिपल ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, और जो आर्म्स एक्ट है, जो लाइसेंस एक्ट है, उसको कम्प्लीटली एबॉलिस्ट कराना। देन आपका वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर ग्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एम्प्लॉयड किया जाए हायर ग्रेड्स में। देन आपका सिक्स्थ में स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अमंग द मासेस, लोगों के बीच में, पीपल के बीच में प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। देन आपका सेवन्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द पुलिस सिस्टम टू मेक इट ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड पॉपुलर। तो ये आपका था एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। द अर्ली नेशनलिस्ट डिफेंडेड सिविल राइट्स व्हेनेवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्टेल देम। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ट्राई करते थे कि सिविल राइट्स को डिमिनिश कर दिया जाए, तो अर्ली नेशनलिस्ट अपने पूरे एफर्ट के साथ सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया। In fact, it was because of the political work done by the early nationalists that democratic ideas began to take root among Indians. तो चूँकि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट के जो भी लीडर्स थे, तो इन लोगों का जो पॉलिटिकल वर्क था काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, जिसके कारण सारे इंडियंस के माइंड में एक डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का भी आना शुरू हो गया था। सो द अर्ली नेशनलिस्ट डिमांडेड द फॉलोइंग सिविल राइट्स, और अर्ली नेशनलिस्ट ने कुछ सिविल राइट्स का डिमांड किया। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, तो इसको रिमूव करने के लिए उन्होंने बोला। देन आपका नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रेस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को एबॉलिस्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए, और इंडिविजुअल को जो फ्रीडम है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो उसको भी रीजनरेट किया जाए। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक्चुअली क्या है कि जिसमें आप कोई किसी भी तरह का क्राइम किए नहीं हो, बट आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप वो क्राइम को कर सकते हो, तो इसके लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है। तो इसको भी अबॉलिस्ट करने का उन्होंने डिमांड किया, और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को फिर से रीजनरेट कराने का। देन आपका थर्ड पॉइंट, रेस्टोरेशन ऑफ राइट टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशंस, मतलब राइट को फिर से रीजनरेट कराना, जिसमें आपस में लोग मिलकर एक यूनियन फॉर्म करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करें। तो ये 3 डिमांड्स था जो डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स के अंडर आता है।